आज आपका फिर से अभिनंदन है। आज प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और लिपि। व्याकरण और लिपि। तो विद्यार्थियों, पहले हम ये जानेंगे व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। यानी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्लेषण करना। अब जानेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का महत्व बताएं, व्याकरण कैसा शास्त्र है। तब विद्यार्थियों, इनका उत्तर एक ही होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने का ज्ञान करवाता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चाहे व्याकरण का महत्व पूछे, चाहे व्याकरण की परिभाषा पूछे, चाहे व्याकरण शास्त्र पूछे, यानी आपको एक ही उत्तर देना है और उनका यही उत्तर होगा। प्रश्न घुमा करके कैसा ही पूछा जा सकता है। तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा या व्याकरण का महत्व या व्याकरण शास्त्र, इस बात का ध्यान रखना। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने का ज्ञान कराते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रथम अंग होता है वर्ण विचार। दूसरा अंग होता है शब्द विचार। और तीसरा अंग होता है पद विचार। और चौथा अंग होता है वाक्य विचार।
वाक्य विचार। तो विद्यार्थियों वर्ण विचार होता है, उसमें वर्णों का उच्चारण, वर्णों की आकृति, वर्णों का वर्गीकरण, ये वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग और रचना के आधार पर, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों पद विचार। पद विचार के अंतर्गत पदों का निर्माण किस तरह से होता है और पदों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये पद विचार के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत विद्यार्थियों वाक्य का किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, वाक्य का किस तरह से संश्लेषण किया जाता है, किस तरह से वाक्य का अन्वेषण किया जाता है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से अपने व्याकरण है, व्याकरण में तीन बातें पूछी जाती हैं। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अब विद्यार्थियों देखते हैं लिपि, यानी लिपि किसको कहते हैं, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है और कौन सी लिपि की क्या विशेषताएं होती है, और भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो सर्वप्रथम लिपि क्या है? लिपि विद्यार्थियों है जो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। यानी जो लिखित है, जो लिखते हैं, जो ध्वनि को जो लिखते हैं, उन संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। यानी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की होती है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी, और पंजाब की लिपि है पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। संस्कृत, प्राकृत, मराठी, इन सब की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जिस तरह से हमने देखा है हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है,
पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, और संस्कृत, प्राकृत, मराठी, फ्रेंच, उन सब की क्या होती है, ये देवनागरी लिपि है। अब देखते हैं भारत की प्राचीन लिपियां। भारत की जो प्राचीन लिपि है वह दो, भारत की प्राचीन लिपि दो थी। भारत की प्राचीन लिपि दो थी, ब्राह्मणी लिपि, दूसरी लिपि थी ग्रोष्ठी लिपि। ये भारत की दोनों के प्राचीन लिपि है। कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि है वह भारत की कौन सी लिपि से ली गई है, तब आपको क्या बताना है, देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि से ली गई है। देवनागरी लिपि किससे ली गई है, ब्राह्मणी लिपि से ली गई है। अब देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, यानी देवनागरी लिपि की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो विद्यार्थियों के इस लिपि की पहली विशेषता क्या है, ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है ये लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। ये लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ये लिपि लिखी जाती है। ये लिपि तीसरी विशेषता, ये लिपि संपूर्ण स्वर समूह और व्यंजन में विभक्त है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा यानी जो ऊपर जो हम लाइन अंकित करते हैं उसको कहते हैं शिरोरेखा। ये लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान यानी ये लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है।
कम स्थान घेरते हैं। ये लिपि, इस लिपि में स्वरों में निश्चित मात्रा होती है। यानी विद्यार्थियों, इस लिपि में स्वरों में क्या होती है? निश्चित मात्राएं होती है। ये लिपि, इस लिपि में वर्णों की सुडौलता और गोलायुक्त होते हैं। यानी अगली विशेषता है, यानी इस लिपि में क्या होते हैं? वर्णों की सुडौलता और गहरा युक्त होता है। ये लिपि, इस लिपि में वर्णों को विभाजित किया जाता है। ये लिपि, देवनागरी लिपि में वर्णों को वैज्ञानिक रूप से विभाजित किया गया है। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में विश्व की किसी भी भाषा की ध्वनियों को उच्चारित किया जा सकता है। इस तरह से क्या है, ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वे व्याकरण और लिपि, यानी व्याकरण का शाब्दिक व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं, फिर लिपि किसे कहते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि कौन कौन सी, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है और देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं होती हैं जो हमने पढ़ी है। इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जय हिंद।